हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग सॉलिड स्टेट का पार्ट 1 15 से 16 मिनट का था और पार्ट 2 21 मिनट का था। आपने देखा होगा, समझने की कोशिश की होगी, आपने समझ में आया होगा। थोड़ा सा उस पे पीछे वाले क्लास पे मतलब पार्ट 2 पे थोड़ा सा एक बार हम फिर शॉर्टकट में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सॉलिड, पिछले क्लास में मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि सॉलिड कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो उसका कंपैरिजन में लास्ट पॉइंट जो था आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब विसरण की दर। अब आप जानते हो कि विसरण की दर जो होती है सबसे अधिक किसमें होती है विसरण की दर? आपका गैस में होती है। सबसे कम किसमें होती है विसरण की दर? आपका सॉलिड में होता है। मतलब यहाँ पर आप एक चीज आपका जानो, जैसे मान लो एक गिलास आपने पानी लिया, विसरण क्या है समझना। एक गिलास आपने पानी लिया, इस गिलास में, उस गिलास में पानी ले करके आपने क्या किया, मान लो रेड कलर या येलो कलर या ग्रीन कलर का 4-5 बूंद उस पानी में आपने डाल दिया कलर। तो वो जो कलर आपने डाला, मान लो ग्रीन कलर डाला या येलो, जो भी कलर आपने डाला उस पानी में, तो वो धीरे धीरे पानी में जो क्या है चारों तरफ से वो फैल जाता है ना। तो वही आपका डिफ्यूजन कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि सर आपने तो कंपैरिजन बता दिया था, लेकिन वहां पर अभी आप सॉलिड को आपने बताया था सर, तो सॉलिड का तो टाइप भी बताए थे आपने। हाँ बिल्कुल बताए थे दोस्त। सॉलिड को हम लोग मुख्य रूप से कितने भाग में बांटे थे? 3 भाग में बांटे थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आपको बताया गया था। फिर से आइए, यानी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ solid. There are 3 types of solid. मतलब ठोस को मुख्य रूप से कितने भाग में आप बांटते हो? 3 भाग में बांटते हो। कौन कौन है वो भाग मेरे भाई? पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्रिस्टलीय ठोस को आप रवा भी कहते हो। चल अब इसको दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। क्या? एमॉर्फस सॉलिड मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। तीसरा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी बहुक्रिस्टलीय ठोस। तो सॉलिड को आपने बांटा 3 भाग में। कौन कौन 3 भाग में बांटा? पहला बांटा आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने बांटा, दूसरा बांटा आपने एमॉर्फस सॉलिड में बांटा, तीसरा बांटा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड में बांटा। अब यहाँ पर हमको सबसे पहले समझना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड ये टाइप जो है आज की वीडियो में, मतलब सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 का जो वीडियो आप लोग को अपलोड किया जाएगा, वो मुख्य रूप से आपको समझाने का कोशिश करेंगे ये तीनों टाइप्स। अब यही दोनों आपको मुख्य रूप से पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ऐसे सब तत्काल एग्जांपल समझ लो, घरेलू भाषा। क्रिस्टलाइन सॉलिड तुम किसको कहोगे? अलग से फिर यहाँ समझाएंगे। सिंपल भाषा में तुम बोल सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड में तुम यहाँ पर इंडिकेट कर दोगे वह ठोस पदार्थ जिसकी अवयवी कणों की संरचना नियमित क्रम में रहती है,
नियमित क्रम में रहती है, वही क्या कहलाता है आपका क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे आप बोल सकते हो नमक NaCl, नौसादर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, चीनी C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6, नहीं उसका सेफ होता है, यूरिया NH2CO NH2, नहीं। अब आइए दूसरा आपका हो गया क्या, एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड आप किसको कहते हो, वह ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम जो होता है नियमित नहीं होता है, अवयवी कणों की बनावट जो होती है नियमित नहीं होती है, और क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। जैसे आप कह सकते हो आप रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, नहीं नायलॉन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, नहीं ये सभी आपका अक्रिस्टलीय, लकड़ी हो गया, कांच हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस हुआ, है ना। अब आइए पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, यह एक ऐसा पदार्थ है, पॉलीक्रिस्टलाइन एक वह ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों की बनावट अव्यवस्थित तरीके से होती है, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। जैसे आप बोल सकते हो धातु, किसी भी धातु का, चाहे कॉपर ले लिए, जेडन ले लिए, टीना ले लिए, उसका डस्ट आयरन ले लिए, मेटेलिक पाउडर आप एग्जांपल में डाल सकते हो ना। आइए 3 तरह का होगा, अब आइए हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस। तो क्या इसका परिभाषा, क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा तुम क्या दे सकते हो, सिंपल भाषा में दे सकते हो, वह ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण, वही हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, याद करो एटम के भी रूप में रहता है, बताए थे ना, मॉलिक्यूल के भी रूप में रहता है, आयन के भी रूप में रहता है। यानी एटम तुम जैसे मान लो लिख दिया हाइड्रोजन, इसका मॉलिक्यूल के रूप में H2 हो गया। आयन तुमको बताए थे H+ और H-। H+ नेचर जब शो करने लगेगा तो उसको ग्रुप 1 में रखोगे, अल्कली मेटल का तरह व्यवहार करने लगेगा। H- तुमने लिख दिया तो वो अल्कली हाइड्रोजन एटम की तरह व्यवहार करेगा, ग्रुप 7 में तुम इंडिकेट किया है। अब अगर मान लो ऑक्सीजन लिया, इसका मॉलिक्यूल का रूप हो गया O2, आयन रूप में हो गया O-। जैसे मान लो तुमने लिया कार्बन, इसका मॉलिक्यूल के रूप में लिखा CO2 लिख दिया। आयन में यहाँ मान लो कुछ और तुम भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, Na+, SO4, 2- एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही हुआ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्रम नियमित मतलब रेगुलर होता है, क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है ना। अब देखो नियमित है ना, नियमित बोला तुम व्यवस्थित कर रहे हो ना, ये नियमित हो गया, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर होगा। जैसे मान लो तुम यहाँ पर इंडिकेट, इस पे एग्जांपल तुम दिया, इसका तुम मान लो यहाँ एग्जांपल दिया, एग्जांपल मान लो तुम यहाँ इंडिकेट कर दिया, नमक डाल दिया, नौसादर डाल दिया, चीनी ही डाल दिया, ग्लूकोज ही डाल दिया, नहीं। अब अगर मान लो ये नमक का संरचना बनाया तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, ये हुआ कंसिस्ट, मतलब रेगुलर नियमित क्रम में व्यवस्थित रहेगा। और ये गोला क्या होगा, हार्ड गोला होगा, नहीं। Love with me, अब तुमको कह देगा जैसे हीरा, आप ये दे सकते हो एग्जांपल, हीरा भी होगा क्रिस्टल के,
ग्रेफाइट भी होगा क्रिस्टल ये फर्क। अब यहाँ पे क्या है, यही तो आपका प्रूफ है, एलॉयज ऑफ कार्बन, सॉरी कार्बन के अपरूप। इसका क्या, अगर कोई कहेगा तुमको हीरा का फॉर्मूला क्या होगा, हीरा का फॉर्मूला क्या होगा, सी होगा। ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या होगा, सी होगा। ये कैसे व्यवस्थित रहता है, ये 3 डायमेंशनल व्यवस्थित रहता है दोस्त। यहाँ पर प्रत्येक कार्बन एटम जो है, यानी प्रत्येक कार्बन एटम अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, हीरा में एटम से जुड़ा रहता है। अब जैसे मान लो शॉर्टकट में डायमंड का स्ट्रक्चर तुम बनाएगा, देखो ये कार्बन है, फिर तुम यहां से निकाल दिए, यहां से भी तुम निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो। ये 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन डायमंड का क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अब जब यहाँ एक कार्बन एटम अन्य 4 कार्बन एटम से मान लो जुड़ा हुआ, एक कार्बन एटम जब अन्य 4 कार्बन, तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या हीरा में, इलेक्ट्रॉन का आवागमन इसमें हो पाएगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी आप जान रहे हैं क्या होती है, 4 होती है ना, 1 2 का 4। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी कहता हूं मैं जो तुम भी करो जी, क्या 1 2 का 4। कार्बन की वैलेंसी वहां क्या हो गया, 4 हो गया। जब कार्बन की वैलेंसी वहां पर 4 हो रहा है, तो वहां पर कार्बन के इर्द गिर्द एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसका वैलेंसी तो वहां पूर्ण है। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। गुड कंडक्टर नहीं, बैड कंडक्टर, कुचालक। प्रत्येक कार्बन आइटम 4 कार्बन से जुड़ा रहा था, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हो जाएगा। सिंपल सी तो बात है, तुम लोग बचपन से पढ़ रहे हो, छठा सातवां क्लास में दिया हुआ था कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्यों, सीधा तुम वहां जान रहे हो। हीरे में उपस्थित कार्बन एटम जो होता है क्या होता है, अन्य 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है। अन्य 4 कार्बन एटम किस बॉन्ड से जुड़ा रहता है, कोवेलेंट बॉन्ड की सहायता से जुड़ा रहता है, तो जिसके फलस्वरूप वहां पर क्या हो गया, जब कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहता है 4 कार्बन के, तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव नहीं किया, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा। जब एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो वहां पर करंट का आवागमन होगा क्या, करंट का आवागमन होना ही नहीं है, क्योंकि वहां पर आने जाने की रास्ता ही बंद हो चुका है, का वैलेंसी पूर्ण रूप में भर चुका है वो। इसीलिए हीरा वहां पर क्या होने लगेगा, इलेक्ट्रिक का क्या होने लगेगा, बैड कंडक्टर होगा ना, कुचालक होगा ना। अब ये ग्रेफाइट जो है, यहाँ पर ये ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट अब यहाँ पर तुम मान लो ये ग्रेफाइट के लिए लिया, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट के लिए तुम लिया, यहां पर ग्रेफाइट मान लो इसी तरह से बनाते चले जाओगे, निकलता चला जाएगा, बहुत सारा लंबा जाएगा, इसी तरह प्रोसीड्योर बढ़ता चला जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर क्या कर सकते हो आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में, यहाँ पर एक कार्बन एटम जो है अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ा रहेगा। जब ग्रेफाइट जो है अन्य 3 कार्बन एटम से वहां पर जुड़ा रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन वहां पर क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ग्रेफाइट का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा वहां कार्बन एटम। तो जब वो कार्बन एटम ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन एटम से जुड़ा। जब एक कार्बन एटम वहां 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहा, तो जब 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहा, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा। ग्रेफाइट में एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आने जाने का मूव रास्ता बन गया है वहां पर। जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन वहां मूव करेगा, तो करंट का तो आवागमन होगा ना जी, नहीं होगा। जब वहां करंट का आवागमन होने लगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर हो जाएगा। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होने लगेगा। तो तुमसे क्वेश्चन पढ़े होंगे बचपन में भी, इसमें भी दिया हुआ है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्यों, क्योंकि वहां एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, इसलिए इसमें करंट का आवागमन आसानी से हो जाता है। इसीलिए ग्रेफाइट क्या होने लगता है, विद्युत का सुचालक होता है ना। क्लियर है। अब आपने बच्चे को भी, अपने छोटे भाई को भी समझा दोगे कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कैसे समझा दोगे। इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट का आवागमन नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक बैड कंडक्टर हो गया ये। ग्रेफाइट में क्या हो गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है ग्रेफाइट में। जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बताओ बताओ बताओ, जानते हो तो
एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो करंट का आवागमन होने लगेगा। जब करंट का आवागमन होने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? बोलना भाई, बोलना दोस्त, गुड कंडक्टर हो जाएगा। तो ग्रेफाइट क्या हुआ? इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर हुआ। लेकिन डायमंड क्या हो गया? वहां पर इलेक्ट्रिक का बैड कंडक्टर हो गया, है ना। जैसा कि आपने देखा, अगर आपको पूछ लेगा कार्बन के अप्रूव कौन है, डायमंड और ग्रेफाइट। जब डायमंड कहेगा, डायमंड विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, करंट का आवागमन नहीं हो पाता है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक का बैंड कंडक्टर होता है। उसके उसमें उपस्थित कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है क्या होता है? sp3 होता है। अब वहां ग्रेफाइट में उपस्थित कार्बन एटम जो होता है, अन्य 3 कार्बन एटम जो होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन वहां उपस्थित है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो करंट का आवागमन वहां पर आसानी से हो जाएगा, इसीलिए ग्रेफाइट जो हो जाता है क्या हो जाता है? वो गुड कंडक्टर हो जाता है ग्रेफाइट ना। इसीलिए ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक हो जाता है और हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक हो जाता है। क्वेश्चन दे बेटा, तुम बना लोगे। ग्रेफाइट में उपस्थित कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? क्या शो करेगा बताओ? sp2। लेकिन डायमंड में क्या हो जाएगा? sp3, क्योंकि वहां कार्बन चारों वैलेंसी पूरा किया होगा। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी क्या हुआ? क्रिस्टलीय ठोस का गुण, क्रिस्टलीय ठोस का गुण। अब अगर यहां पर इसको प्रॉपर्टीज के जगह पे कोई सर मान लो तुमको दे देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या हुआ? विशेषता। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर? विशेषताएं। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? गुण। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड का तुम गुण क्या बताओगे? लिखोगे इसकी विशेषताएं निम्न। पहला नंबर में इसमें उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्रम क्या होता है? नियमित होता है, रेगुलर होता है, रेगुलर होता है। जान रहे हो? जैसे ये हो गया, रेगुलर होगा। रेगुलर होगा इसका क्रम, रेगुलर होगा इसका क्रम। पढ़ाएंगे क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में, फिर इसको देंगे। यहाँ देख रहे हो ये गोलाचार गोलों से घिरा हुआ है, वो बताएंगे बाद में। फिर नहीं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में भी इसको स्ट्रक्चर बताएंगे। ये रेगुलर है। अब यहाँ पर दूसरा नंबर में तुम क्या जानते हो? एन आइसोट्रॉपिक होता है इसका, एन आइसोट्रॉपिक मतलब विषमदैशिक। अब तुम यहाँ पर एक चीज तुमको समझना होगा कि आखिर विषमदैशिक होता क्या है। सबसे पहले तुम यहाँ समझना होगा तुमको कि विषमदैशिक होता क्या है। अब तुम मान लो विषमदैशिक को समझने के लिए, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट पाने के लिए आ जाओ, समझो विषमदैशिक होता क्या है। पहले ये तो समझ गए नियम। अब विषमदैशिक समझो, एनाइसोट्रॉपिक होता क्या है, समदैशिक विषमदैशिक। जैसे मान लो अब देखो विषमदैशिक, पहले यहां पर तुम सारा समझो, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक बहुत परेशान करेगा। विषमदैशिक, समदैशिक। अब यहां पर तुम विषमदैशिक ले लिया और समदैशिक ले लिया, समझना अच्छा तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से पकड़ना। अब यहाँ पर विषमदैशिक मान लो तुमको किया, मान लो ये कोई क्रिस्टल है यहाँ पर, ऐसा समझो। अब इस क्रिस्टल के ऊपर तुम लाइट डाल रहे हो,
मैग्नेट भी डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सप्लाई कर सकते हो, एक्सेट्रा, जो तुमको दिमाग में सेट करेगा। लाइट तुम डाला, अब लाइट जैसे तुम यहाँ पर ये डाला, ये ऐसी डायरेक्शन में, सेम इसी डायरेक्शन में मूव करने लगा, सेम इसी डायरेक्शन में मूव करने लगा। अगर मान लो इसके अपोजिट से तुम लाइट दिया, यहां से तुम इस पे लाइट डाला, यहां से इस पे तुम लाइट डाला, क्रिस्टल है ये, क्रिस्टल कोई कंपोनेंट पार्ट नाम करते कंपोनेंट या आयन से बना हुआ है क्रिस्टल पे, तुम ये लाइट यहां से डाला, जब ये डाला इससे बनता चला जाएगा। ये तुम्हारा यहाँ पर कैसा नेचर शो किया, ये आइसोट्रॉपिक नेचर शो किया ये। लेकिन जब जिधर मन तिधर जाना शुरू कर देगा, जैसे तैसे तुम्हारा यहाँ जाना शुरू कर देगा, इधर से भी निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा, लाइट इधर से भी निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा, मतलब वेरिएबल करने लगेगा वो, तो वो हो जाएगा एनाइसोट्रॉपिक। नहीं, एनाइसोट्रॉपिक में क्या हुआ, वो समान वाइब्रेशन करने लगा। और आइसोट्रॉपिक में क्या हुआ, जिस दिशा से तुम लाइट को मतलब इस क्रिस्टल के ऊपर डाला, उसके विपरीत, जिस दिशा से तुम डाला उसके विपरीत दिशा से आता चला गया इसके ऊपर, तो तुम्हारा हो गया आइसोट्रॉपिक। आज इधर तिधर से तुम्हारा एक लेयर में नहीं, फिक्स लेयर में नहीं आया, फिक्स क्रिस्टल पे नहीं आया, कभी इधर से लाइट आ गया, कभी इधर से लाइट हो गया, वो हो गया तुम्हारा एनाइसोट्रॉपिक। समझाया एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का कॉन्सेप्ट, और फिर समझाएंगे, हड़बड़ाना नहीं, तत्काल समझो। दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा नंबर, दूसरा क्या था, क्रिस्टल करेक्टली एनाइसोट्रॉपिक होता है, विषमदैशिक। तीसरा नंबर में क्या लिख सकते हो इस पे, अब तुम तीसरा नंबर में लिख दिया, क्या लिखेगा यहाँ बताओ, गलनांक जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है निश्चित होता है। मेल्टिंग पॉइंट तुम यहाँ क्या कहेगा, इसको गलनांक कहेगा, इसका गलनांक निश्चित होने लगता है। तो चौथा इस चीज में ध्यान रखना, कूलिंग कर्व। अब कूलिंग कर्व मतलब शीतलन वक्र। अब तुमको यहाँ पर शीतलन वक्र पहले समझना होगा कि शीतलन वक्र क्या होता है, इस चीज को कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ना होगा। कूलिंग वक्र क्या होता है, ध्यान देना इस चीज को। क्रिस्टलाइन सॉलिड में, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में तुम्हारा शीतलन कर्व, जैसे मान लो ग्राफ से समझो, टेम्परेचर टाइम। अब किसी भी कंपोनेंट को जो है तुम मान लो हाई टेम्परेचर पर जब गर्म करना से, ध्यान देना कूलिंग कर्व, शीतलन वक्र क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करो। अब तुम इस पे हाई टेम्परेचर पे कोई पदार्थ को जब गर्म करने किया, फिर उसको छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, ऐसा बनेगा से। तो यानी यहाँ पर क्या इसका हुआ, ये रेगुलर हुआ। तो रेगुलर जो होता है किसमें, सतत, किसमें होता है ये रेगुलर, ये हो गया एमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या चीज नहीं है, ये एमॉर्फस सॉलिड का हो गया। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या हुआ, जब तुम गर्म किया, टेम्परेचर और टाइम, अब तुम गर्म किया, गर्म करके कुछ देर के बाद ये छोड़ दिया हाँ, फिर इसको छोड़ दिया, फिर ऐसे वेरिएबल करता चला जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो टाइम फिक्स तो यहाँ नहीं हो रहा है, कितने देर में गर्म ठंडा हो रहा है ये, इसलिए यहाँ पर कौन सा शो कर दिया, ये शीतलन कर्व। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। ये शीतलन कर्व रेगुलर के सतत क्या हो गया, यानी आप कह सकते हो इसको इरेगुलर, यानी अनियमित। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए क्या हुआ, इरेगुलर हुआ कूलिंग कर्व, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड के लिए क्या हुआ, रेगुलर हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। एमॉर्फस सॉलिड फिर समझाएंगे, घबराना नहीं। आइए, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को लिखो, तो लिख दोगे ना। एग्जाम्पल देकर के क्या लिखो क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार से,
वह ठोस पदार्थ जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्रम नियमित होता है। जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्रम क्या होता है? नियमित होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहलाता है। जैसे हो गया नमक, हो गया NaCl, नौसादर हो गया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, चीनी हो गया, जानते ही हो फॉर्मूला C12H22O11, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, नहीं, ये सभी तुम्हारा क्या हुआ? क्रिस्टलीय सॉलिड हुआ। अब आइए, अब हम लोग जो पढ़ेंगे और क्रिस्टलीय ठोस पढ़ेंगे। दूसरा एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस। अब वो क्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा क्या दे सकते हो? वह ठोस पदार्थ, वह ठोस पदार्थ है जिसके अवयवी कणों का क्रम, जिसके अवयवी कणों का क्रम क्या होता है? नियमित नहीं होता है। अगर नियमित होता है ना, अगर मान लो यहां पर थोड़ा सा नियमित भी है तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर शो करेगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर एमोर्फस सॉलिड, थोड़ा सा मिस छूट गया था दोस्त, इसके लिए सॉरी। अब लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो करेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो यहाँ पर करता है, क्या करता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करता है, मतलब देखते हो दीर्घ प्राचरी बनाते चला जाता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोर्फस सॉलिड क्या होता है? शॉर्ट रेंज का होता है। एग्जांपल तुम दे सकते हो, सिलिका, स्टार्च, पॉलीथीन, वुड, नहीं, स्टार्च, सिलिका, स्टार्च, पॉलीथीन, वुड, ग्लास, इट इज, ये हो गया आपका क्या हो गया? एमोर्फस सॉलिड हो गया। अगर आपको कह दिया कि एमोर्फस सॉलिड क्या है, सिंपल भाषा में बोलोगे। अब यहां इसका क्रम जो होगा, इसका क्रम है, देखो मान लो ये लिया, इसका खांचा ऐसे तुम बनाया, फिर खांचा में सेट करते चला गया गोला, खांचा में तुम गोला को सेट करते चला, मतलब क्रम इसका निश्चित नहीं हुआ। यहां एक गोला जो है 6 गोला के संपर्क में आने लगता है, इसका क्रम निश्चित नहीं हुआ, इरेगुलर क्रम हुआ, नियमित क्रम में नहीं बनाया तुम। ऊपर अगर मान लो देखो 5 गोला दिया ना, 3 3 6 गोला दिया, देखो नीचे फिर 5 गोला दिया ना, मतलब क्रम इसका निश्चित नहीं है दोस्त। इसलिए यहाँ करेंगे वह ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कणों का क्रम नियमित नहीं होता है। इसका रेंज जो होता है शॉर्ट ऑर्डर रेंज होता है। एग्जाम्पल सिलिका हो गया, स्टार्च हो गया, पॉलीथीन हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, etc नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ एमोर्फस सॉलिड बताए थे ना। प्रॉपर्टीज को आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो ना, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, उसी का विपरीत काम करता है ये। इसकी विशेषताएं मतलब एमोर्फस सॉलिड की विशेषताएं क्या है? निम्न है ना। अब निम्न क्या है? पहला do not have definite shape, मतलब इसका शेप जो होता है, इसका आकार जो होता है, सॉरी आकृति ज्यामितीय नहीं होता है।
इसका ज्यामितीय क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। अभी बताए थे, देखो निश्चित नहीं होता है। दूसरा, इसका नेचर क्या होता है, आइसोट्रॉपिक, समदैशिक। समझा ना समदैशिक? फिर समझो समदैशिक क्या होता है, आइसोट्रॉपिक। मान लो तुम एक क्रिस्टल का टुकड़ा लिया दोस्त, इसके ऊपर तुम लाइट डाला, लाइट जिस दिशा से डाला उसी दिशा से लाइट निकला। अगर मान लो इस इधर से तुम लाइट डालेगा, इस दिशा से लाइट निकलेगा, तो वही तुमको क्या कहलाता है, आइसोट्रॉपिक कहलाता है, समदैशिक कहलाता है। और वहां पर था क्या, जिधर मन तिधर से लाइट निकल रहा था, वो हो गया एनिसोट्रॉपिक, विषमदैशिक। अब आइए तीसरा, इसका गलनांक क्या होगा, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, निश्चित नहीं होती है। किसकी, एमोर्फस सॉलिड की निश्चित नहीं होती है। चौथा, इसका गलनांक क्या हो गया, निश्चित नहीं होता है। आजा मेरा गीत अमर कर दे। आइए चौथा क्या होता है यहाँ पे भैया, इसका कूलिंग कर्व जो होता है, मतलब शीतलन वक्र, अभी जस्ट बताए थे ना। मान लो यहाँ टेम्परेचर है, कोई कंपोनेंट पे टेम्परेचर तुम डाला एक खास समय में, टाइम। अब यहाँ पर से तुम इसको कोई कंपोनेंट क्रिस्टल पदार्थ को तुम गर्म करना शुरू किया। जब गर्म करना शुरू किया तो पूरा हाई टेम्परेचर लेगा, गर्म करके तुम छोड़ दिया, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो ठंडा होता चला जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा, तो उसका शेप क्या होने लगेगा, सतत, मतलब रेगुलर। कूलिंग कर्व इसका जो होगा एमोर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व क्या हो जाएगा, शीतलक, रेगुलर होगा। एक क्रिस्टल को तुम गर्म हार्ड टेम्परेचर पर जब तुम गर्म करना शुरू किया, गर्म करके तुम उसको छोड़ दिया, तो धीरे धीरे वो ठंडा होता चला जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, सतत होगा। अब अगर मान लो तुमको दे देगा क्वेश्चन, अब दे देगा, अभी तुम समझा कि एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या हुआ, तुमको क्वेश्चन मान लो दे देगा, क्या देगा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन, दे दिया तुमको क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड, तो तुम क्या कहेगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, क्या कहेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, इसके ठोस पदार्थ इसके ठोस पदार्थ में उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कंपोनेंट पार्टिकल का क्रम नियमित होता है, रेगुलर होता है, ज्योमेट्रिकल होता है। इसमें उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्रम नियमित नहीं होता है, ज्यामितीय नहीं होता, इरेगुलर होता है, समझ सीधा बोल सकते हो। दूसरा नंबर में तुम यहाँ पर इसका क्या बोलेगा, इसका जो होता है इसे वास्तविक ठोस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सुपर कूलिंग लाइट इसको कहा जाता है। यह वास्तविक ठोस हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हो गया वास्तविक ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी तुम क्या देखा, यह विषमदैशिक होता है, यह समदैशिक होता है ना, और भी बहुत सारा चीज बताया ना, उसको अंतर कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। उसके बाद अगर एक टॉपिक और आता है, अब आपका आएगा यहाँ पर कि पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या आएगा, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या बोल सकते हो, बहुआण्विक ठोस, और बार बार बोलते हैं इसको रवा भी बोल सकते हो। अब पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, तो सिंपल भाषा में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जान लो, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा समझो, एक्स्ट्रा।
वह ठोस पदार्थ जिसमें उपस्थित कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की बनावट जिग-जैग की तरह होती है और नियमित होती है, उसकी संरचना में कोई बनावटें नहीं होता है दोस्त। डस्ट को जैसे धूलकण, मेटेलिक पाउडर, वही तो वो आपका पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में तुम देखा, इसके क्रिस्टलाइन सॉलिड में दे देगा तुमको डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड इसके कण जो होते हैं रेगुलर होते हैं, इसके कण रेगुलर होते हैं। इसमें क्या देगा, इसका गलनांक निश्चित होता है, इसका गलनांक निश्चित से बर्फ, इसका 0 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारा पिघलता है। इसका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है, मतलब ये जो इसका गलनांक होगा क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा नहीं। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़े हम लोग पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सॉरी तो आज हम लोग जो पढ़े आप लोगों को सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 में क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़े। सॉलिड में टाइप्स ऑफ क्या होता है बताइए दिया आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड आपका ये मेन है। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में बताए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इसमें कणों की बनावट जो होता है रेगुलर होता है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है रेगुलर होता है, और एमॉर्फस में क्या होता है, इरेगुलर होता है और नियमित होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में तुम क्या एग्जांपल दे सकते हो, नमक दे सकते हो, नौसागर का फार्मूला अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, नमक का फार्मूला NaCl, वो होगा खाने वाला नमक। लेकिन काला नमक का तुमको कोई फार्मूला पूछ देगा क्या कहोगे, CaCl रॉक सॉल्ट। सब क्रिस्टलाइन सॉलिड का तुम्हारा हुआ। एमॉर्फस सॉलिड में तुम क्या दे सकते हो एग्जांपल, स्टार्च हो गया, सिलिका हो गया, सेलुलोज हो गया, पॉलीथीन हो गया, वुड हो गया, एमॉर्फस सॉलिड में हो गया वो। तीसरा में तुम अगर मान लो पूछ देगा इसका गलनांक निश्चित, इसका निश्चित होता है। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे। अब आएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो आपको ये बेसिक आपका इंपॉर्टेंट बेसिक में था, कैसे कैसे वो भी समझाना था। ज़्यादा इसमें आपका क्या था, एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। अब फिर एक बार समझाते हैं आपको एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक, फिर से एक बार देखना। जैसे मान लो क्रिस्टलाइन सॉलिड, ध्यान देना, अस्थिर से एकदम, इसमें लाइट अगर तुम इसको पढ़ाएंगे एकदम सीधा चलता चला जाएगा, सीधा चलता चला जाएगा। इसी से तुम लोगे, इसी से लोग देखो ये क्या हो गया, एमॉर्फस, ये मतलब एनआइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए एनआइसोट्रॉपिक, विषमदैशिक। अब यहाँ एमॉर्फस सॉलिड के लिए मान लो तुम लिया एमॉर्फस, फिर से एक बार हम ये एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एमॉर्फस सॉलिड तुम लिया, अब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर नहीं होता है। अब अगर मान लो तुम यहाँ ध्यान देना, अब यहां देखो तो इसमें जो गोला बन रहा है क्या रेगुलर आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या रेगुलर आ रहा है, क्या है ना, मतलब जिधर से तुम कर रहे हो देखो तो ये क्या हुआ, आइसोट्रॉपिक। एमॉर्फस सॉलिड के लिए समदैशिक और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए विषमदैशिक। ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं, ऑफलाइन क्लास में भी बोलते हैं बार बार। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक पार्ट वीडियो 4 में क्या डालेंगे बताइए तो, क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ठोस में संकुलन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो से पार्ट 4 में पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड, ठोस में संकुलन कैसे करता है, उसी में पढ़ेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसी में आपको दिखाएंगे 1 डायमेंशनल में कैसे शो करता है, 2 डायमेंशनल में कैसे स्ट्रक्चर शो करता है, 3 डायमेंशनल में कैसे स्ट्रक्चर शो करता है। बहुत मजेदार क्लास होने वाला है। पार्ट 4 भी, पार्ट 3 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बेसिक के लिए, डायमंड के लिए ही बताया, ग्रेफाइट के लिए क्यों सुचालक, क्यों कुचालक, सब चीज़ बताया ना। तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भूलेगा नहीं दोस्त, ऑनलाइन में भी क्लास देते रहेंगे, इतना आपको देंगे कि मजबूर कर देंगे पढ़ने के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नहीं पढ़ना है समझ के,
कामयाबी कदम चूमेगा दोस्त। मेहनत करेंगे तभी तो कामयाबी कदम चूमेगा। अब मेहनत ही नहीं करेंगे, जो समझे, अरे जो नहीं समझ में आ रहा है बोलो ना रे, उसको करें, लिख करके मारो ना जी, यही से गर्दा झाड़ देंगे एकदम। तो आइए ना, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।